खाद के अतिरिक्त उर्वरकों का भी उपयोग किया जाता है। इनका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। इनके कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपरफास्फेट, पोटाश, एनपीके अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की उर्वरक। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, चावल और मक्का जैसी फसलों में अच्छी उपज प्राप्त होती है, परंतु इनके अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी भी आती है। ये जल प्रदूषण भी फैलाते हैं। इसके लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए यूं ही छोड़ देना चाहिए, जिससे उनमें पोषक पदार्थों की पूर्ति पुनः हो जाए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। मिट्टी में सभी पोषक पूरे हो जाते हैं। पिछली कक्षाओं में हम राइजोबियम नामक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ चुके हैं। ये फलीदार या लेग्यूमिनोसी यानी कि ग्रंथिल या गांठ वाले जड़ों की पौधों में प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। उनकी ग्रंथिकाओं में ये पाए जाते हैं और ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करते हैं और इसे पौधों को प्राप्त कराते हैं। खाद एवं उर्वरक में प्रमुख अंतर। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर या पौधों के अवशेषों से प्राप्त होती है। उर्वरक फैक्ट्रियों में निर्मित होती है, जबकि खादों को खेतों में बनाया जा सकता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस नहीं मिलता, परंतु खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। खाद में ये तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, परंतु फिर भी खाद उर्वरकों से अच्छी मानी जाती है। इसके बीच में क्या कारण है? इसके मुख्य कारण है इससे मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है। मिट्टी भुरभुरी या सरंध्र हो जाती है अर्थात छिद्रयुक्त हो जाती है, जिससे गैस से आसानी से विनिमय हो सकता है। इससे जो जीवाणु मित्र होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती है, यानी कि गुड बैक्टीरिया की संख्या वृद्धि होती है। इनमें जैविक खाद से मिट्टी का जो गठन होता है वो सुधर जाता है। इसके बाद हम सिंचाई की ओर बढ़ते हैं। सिंचाई, प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधों की वृद्धि और जड़ों के परिवर्धन के लिए भी सिंचाई आवश्यक है। पौधों में लगभग 90% जल होता है, क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क अवस्था यानी कि ड्राई स्टेट में नहीं होता। जल में घुले हुए पोषण का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है, यानी कि जो भी पोषक पौधे को मिलना होता है वो जल में घुलकर ही प्राप्त हो पाता है। ये फसल की पाले और गर्म हवाओं से रक्षा करता है और इसी के लिए मिट्टी को नम बनाए रखना आवश्यक होता है। निश्चित अंतराल पर पौधे में जल की प्राप्ति के लिए खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय और इसे कब कब दिया जाना है वो फसलों, मिट्टी और ऋतु में अलग अलग प्रकार का होता है। गर्मी में पानी देना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मिट्टी और पत्तियों से जल वाष्पीकृत होकर ऊपर की ओर उड़ जाता है और इसके कारण कभी पौधे सूख भी जाते हैं। सिंचाई के स्रोत कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध एवं नहर इत्यादि हो सकते हैं। इनके लिए अनेक प्रकार की विधियां काम में ली जाती हैं, जैसे कि मोट, चैन पंप, ढेकली या रहट। ये प्राचीन या परंपरागत विधियां थी। वर्तमान में जल को ऊपर खींचने के लिए पंप का या डीजल पंप का यूज़ किया जाता है, जिसके लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत, सौर ऊर्जा इत्यादि का उपयोग किया जा सकता है। सिंचाई की आधुनिक विधियों में छिड़काव तंत्र और ड्रिप सिस्टम इम्पॉर्टेंट है। छिड़काव तंत्र को हम स्प्रिंकलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इसका यूज़ असमतल भूमि के लिए किया जाता है, अर्थात जहाँ पर भूमि उबड़ खाबड़ होती है वहाँ पर इस प्रकार का उपयोग किया जाता है। इसमें पाइपों के ऊर्ध्व सिरों में ऊपरी सिरे पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये छोटे छोटे पाइप लगे हुए हैं जिनके ऊपर ये घूमने वाले नोजल हैं। इनसे पानी ऊपर की ओर जाता है और उसी प्रकार बाहर निकलता है जिस प्रकार से वर्षा का जल। इसका उपयोग कॉफ़ी की खेती या अन्य प्रकार की फसलों के लिए उपयोगी है। ड्रिप सिस्टम, इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिराया जाता है। डायग्राम में हम देख सकते हैं, पाइप को पौधों की जड़ों के पास लगाया जाता है और प्रत्येक पौधे के पास एक छोटा सा छिद्र कर दिया जाता है, जिससे निकलने वाली पानी की छोटी छोटी बूंदें जड़ों के पास ही गिर जाती है और इससे पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता और पानी देने का यह सबसे सर्वोत्तम तरीका माना जाता है। जहाँ पर पानी की कमी होती है उन क्षेत्रों के लिए एक वरदान साबित होता है। अगला पॉइंट है खरपतवार से सुरक्षा। कभी कभी
खेत में वांछित फसलों के साथ साथ कुछ ऐसे पौधे भी उग जाते हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं हैं। इन्हें हम खरपतवार कहते हैं और खरपतवार हटाने को हम निराई के नाम से जानते हैं। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि खरपतवार पौधों की जो हमारी फसलें हैं उनको मिलने वाला जल और पोषक स्वयं ले लेते हैं, जिससे ये स्वयं तो वृद्धि कर देते हैं परंतु ये उन उपयोगी फसलों के लिए नुकसानदेह होते हैं। कई खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं और मनुष्यों और पशुओं के लिए भी विषैले साबित होते हैं। खरपतवार को हटाने और उनकी वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए फसल उगाने से पहले खेत जोतने से पहले ही खरपतवार को उखाड़ा जाता है। कई बार मिट्टी को पलटने से ही खरपतवार सूखकर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सबसे अच्छा समय पुष्पन और बीज बनने से पहले का होता है। इससे हम खरपतवार के पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ करके और या फिर भूमि के निकट से काट करके समय समय पर हटा सकते हैं। इसके लिए हम खुरपी या हैरो का यूज़ कर सकते हैं। कई बार इनके लिए हम रसायनों का भी उपयोग करते हैं। इनमें प्रमुख रसायन है 2,4-D, इसे हम खरपतवार नाशी कहते हैं। खेतों में इनके छिड़काव से खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु जो उपयोगी फसलें हैं उस पर कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसे जल में मिलाकर के स्प्रेयर या फुहारे की सहायता से खेतों में छिड़का जाता है। इस चित्र में एक किसान को अपने खेत में खरपतवार हटाने के लिए खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हुए दिखाया गया है। इसके लिए इसने मुंह पर एक कपड़ा या मास्क बांधा हुआ है क्योंकि ये जहरीले होते हैं और इन्हें छिड़कने वाले पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इन्हें सावधानी से छिड़का जाता है। कटाई, फसलों की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। जब फसल पक जाती है तब उसके बाद उसे काटना ही कटाई कहलाता है। कटाई के लिए या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लिया जाता है या फिर मिट्टी के पास से उसे काट लिया जाता है। एक फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दरांती यानी कि इस प्रकार से चित्र में दिखाई गई जो औजार है इसे हम दरांती कहते हैं। इसके सहायता से हाथों के द्वारा कटाई की जाती है। वर्तमान में हम एक मशीन का यूज़ भी करते हैं जिसे हम हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों या जो दाने होते हैं उसे भूसे से अलग कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। यह कार्य एक कॉम्बाइन मशीन के द्वारा किया जाता है। चित्र में हम एक कॉम्बाइन मशीन को देख सकते हैं। ये फसल को काटने के साथ साथ उसे भूसे से अलग करके दानों को अलग कर दी जाती है। यह हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों का मिला हुआ एक संयुक्त रूप होता है। जो किसान छोटे खेत वाले होते हैं वे अनाज के दानों को फटक कर ही उनसे दाने प्राप्त कर लेते हैं। कटाई के बाद में कभी कभी तने के जो टुकड़े होते हैं वो खेत में रह जाते हैं, जिसे किसानों के द्वारा जला दिया जाता है। लेकिन इन्हें जलाने से वायु प्रदूषण भारी संख्या में होता है और इससे जो खेत में फसल लगी हुई होती है, पड़ी हुई रहती है, उसके भी जलने का खतरा हो जाता है। छोटे खेत वाले जो किसान होते हैं अनाज के दानों को फटकते हैं, तो अनाज के दानों को फटक करके अलग करना विनोइंग कहलाता है और इसके बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। कटाई पर्व 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। इस समय जो दाने निकलते हैं वो किसानों के हृदय में बड़ी ही खुशियाँ ला देते हैं, उनमें एक अच्छे समय का भाव उजागर करते हैं। यह समय उनके लिए आराम करने और खुशी मनाने का होता है क्योंकि उन्होंने कई ऋतुओं तक अपना प्रयास किया और उनको अपने कठिन परिश्रम का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का जो समय होता है बड़े ही हर्षोल्लास और खुशी का होता है। सभी पुरुष महिलाएं सभी मिलकर के इस पर्व को मनाते हैं। इसके साथ साथ इन्हें विशेष पर्व जैसे कि पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली आदि के रूप में मनाया जाता है। भंडारण, उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक सुरक्षित रखना होता है तो उन्हें नमी, कीट, चूहों या फिर सूक्ष्म जीवों से बचाना आवश्यक होता है। ताज़ा फसल में जो नमी होती है वह अधिक होती है। यदि उन्हें समय पे बिना सुखाए भंडारित कर लिया जाता है तो वे खराब हो सकते हैं और जो अंकुरण है उनके लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। इसके लिए उन्हें सबसे पहले धूप में सुखाना आवश्यक होता है। इससे जो जीवाणु, नमी इत्यादि होते हैं वो अपने आप नष्ट हो जाते हैं।
किसान अपनी फसल उत्पादन का प्रबंध जो भंडारण होता है वो जूट के बोरों, जो बिन्स होते हैं, धातु के बड़े बड़े पात्र होते हैं, उनमें करते हैं। परंतु यदि बीजों की संख्या अत्यधिक हो जाती है तो इसका जो भंडारण होता है वो साइलो में किया जाता है। साइलो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। अनाजों को रखने के लिए इस प्रकार से बड़े बड़े कंटेनर होते हैं। एक कंटेनर के भर जाने पर अगले कंटेनर में अनाजों को भर लिया जाता है। इनमें जो फसलें होती है चूहे, कीड़ों और अन्य प्रकार के तत्वों से सुरक्षित रहती है। घरों में भी हम नीम की सूखी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं अनाज के भंडारण के लिए। जंतुओं से भोजन, हमें कौन कौन से खाद्य पदार्थ जंतुओं से प्राप्त करते हैं ये सारणी हमें इसमें लिखनी है। जैसे कि खाद्य पदार्थ है दूध हमें गाय, भैंस, बकरियां, ऊँटनी से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हमें अन्य सामग्रियां किस प्रकार से कौन कौन से जीवों से प्राप्त होती है वो सब हम इसमें लिख सकते हैं। जैसे कि शहद, शहद हमें मधुमक्खियों से प्राप्त होता है, वो हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। और इसी प्रकार आप अन्य जो तीसरा और चौथा पॉइंट है आप इस सारणी में भर सकते हैं। घरों में या फार्म में हम कई बार पालतू पशुओं को भी भोजन, आवास और देखभाल उपलब्ध कराते हैं। जब हम इसे बड़े पैमाने पर करते हैं तो हम इसे पशुपालन कहते हैं। मछली स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा आहार होता है। इसमें कॉड लिवर ऑयल होता है। मछली के लिवर से कॉड लिवर ऑयल निकाला जाता है। इसमें विटामिन डी की मात्रा अत्यधिक होती है। बच्चों के लिए इसे एक अच्छा आहार माना जाता है। इस प्रकार से ये लेसन आपका समाप्त होता है। आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आती, जो बातें समझ में नहीं आती है, आप उसे मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे फ़ोन कर सकते हैं। इसके बाद मैं अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर सॉल्व करवाऊंगी। आपको ये सभी प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद।